आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अगर बाजार का हाल आप देखेंगे तो एक कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अब वापस बाजार फिसलते हुए आपको दिखाई देगा क्योंकि निफ्टी ना सिर्फ 15,800 के वापस नीचे आया है बल्कि अब 15,750 के नीचे भी डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, यानी 15,700 के आसपास आपको ये कारोबार होते हुए दिखेगा 40 से ऑलमोस्ट 50 अंकों की कमजोरी के साथ। अगर दिन के ऊपरी स्तरों से तुलना करेंगे तो 134 अंक नीचे निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखा है। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए, वहां भी आपको सिमिलर रुझान दिखेगा। अब से 15 मिनट पहले भी बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगेन यहां भी जो ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए दिखा है, दिन के ऊपरी स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा बैंक निफ्टी फिसल चुका है। अब लगभग 90 अंकों की कमजोरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक बार संकेत देख लेते हैं क्या है, क्योंकि हमने देखा था सुबह जो अमेरिका के फ्यूचर्स थे वो एक तेजी इंडिकेट कर रहे थे। तो एक बार एशियन मार्केट्स देखते हैं और यूएस के फ्यूचर्स भी। एशियन मार्केट्स में निकाई 1% नीचे है, शंघाई 1% ऊपर है, हैंगसेंग लाल निशान में है, कॉस्पी आधा % नीचे है। तो सिर्फ शंघाई के बाजार को छोड़ दे तो बाकी तमाम बाजार एशिया में दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको अमेरिका के फ्यूचर्स। यूएस के फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो 219 अंक ऊपर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा और साथ ही अगर नेस्डेक का फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ भी 133 अंकों की बढ़त अभी बनी हुई है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स में तो तेजी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इंडियन मार्केट्स ऊपर नीचे के गोते लगाते हुए आपको दिखेंगे। 15,800 के पार निफ्टी निकला जरूर लेकिन टिका नहीं। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में नाकाम और निफ्टी फिर से 15,700 के नजदीक आ चुका है। बैंक निफ्टी 500 अंक के दायरे में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। वहीं मिड कैप्स ने भी अपनी बढ़त गंवाई है और इंडेक्स अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो आज पावर, मेटल, आईटी, फार्मा यहाँ पर थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग दिखेगी आपको। वहीं एनर्जी पैक, ऑयल एंड गैस पैक, फाइनेंशियल स्टॉक्स यहाँ थोड़ा दबाव आज के सेशन में है। मिड कैप्स में शुगर, रियल्टी और डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए, तेजी होल्ड नहीं कर पा रहा, जो रिकवरी बनी थी शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से, क्या व्यू है इन लेवल से? गाबा जी आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। सॉरी। वेल दीपाली, गुड आफ्टरनून टू यू। 15,900 के आसपास, 859 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वहीं पर से जाके लौटा है। ये जो अपमूव था इस पर डाउट था, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब कह सकते हैं जो प्रीवियस ट्रेंड है डाउन वो अब भी बरकरार है। इतना है कि जो कल का लो और आज का लो है ये ब्रीच हो जाता है तो और गिरावट आ सकती है। हो सकता है आज आए कल आवे, लेकिन स्ट्रक्चरली मार्केट अब भी वीक है। ओके, ठीक है। तो मार्केट कमजोर दिख रहा है, इन स्तरों से नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। गावा साहब ने कल भी कहा था 15,500 लाइकली नजर आ रहा है और अभी 15,740 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। गावा साहब, कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? एक तो है मुझे अच्छा लगता है ऑन द लॉन्ग साइड, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पर तेजी दिखनी चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 960 के, स्टॉप होगा 935 का। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे बाइंग लगती है। स्टॉक जो वीक नजर आता है एसबीआई कार्ड, मुझे लगता है यहाँ पर वीक वाली हो सकती है और भी लो लेवल देखने को मिल सकता है। 745 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि नीचे 730 के जोन देखने को मिलेगा। 720 भी पॉसिबल है एसबीआई कार्ड में। तो एक तेजी, एक बिकवाली का ट्रेड 720 तक फिसल सकता है। एसबीआई कार्ड्स दिन के निचले स्तरों पर है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 960 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ दिख सकते हैं, तो वहां एक खरीदारी की कॉल आप ले सकते हैं। एसबीआई कार्ड हालांकि दिन के निचले स्तरों पर है। आज इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल पॉकेट है वो बाजार पर प्रेशर भी क्रिएट कर रही है। दिग्गज बैंक्स, दिग्गज एनबीएफसीज दबाव बाजार पर पूरा बना रहे हैं और इनफैक्ट मार्केट वेटरन शंकर शर्मा की सलाह भी निवेशकों को यही है कि जो तेजी से स्टॉक्स ऊपरी स्तरों से गिरे हैं उनमें एवरेजिंग बिल्कुल ना करें। बैंक्स हो या फिर जो मेटल स्टॉक्स है वहां अभी इन दोनों पॉकेट से फिलहाल दूर रहना चाहिए। तो क्या कहना है शंकर शर्मा का, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, वैल्यू बाइंग या बार्गेन बाइंग इस समय हो सकती है, और कुछ वही बताइए जहां पे आपको लगता है नहीं यहाँ भी और शॉर्ट के मौके हैं? ये जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग का जो पाई चार्ट है जो लार्जली चाइना पे सीमित था, जो मूव किया है वियतनाम पे और बांग्लादेश पे, वो इंडिया पर भी आ रहा है। मैं कंपनियों से बात करता हूँ, ये जेन्युइन एक शिफ्ट है और उस थीम के तहत
ये अच्छी बात होगी कि जो कंपनीज जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे ग्लोबल ब्रांडेड कंपनियों से, चाहे वो गारमेंट में हो, चाहे वो शूज में हो, चाहे केमिकल में हो, चाहे कोई और इंडस्ट्रीज में हो, उनको फायदा ये होगा इन सब चीजों से कि आपको इनपुट आउटपुट का फिर वो जो स्ट्रेस है वो नहीं रहेगा, बिकॉज आपको तो एक फिक्स्ड मार्जिन पे वो डीले होती है। आपको 10% मिल जाएगा जी, आपको चाहे जो भाव पे भी मिले रॉ मटेरियल, और जो भाव फिनिश का हो आपको कन्वर्जन के 10% मिलेंगे, आप कैपेसिटी लगाओ। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपनियों के जो इस तरह की चीजों में रहते हैं उनको एक प्रेडिक्टेबल आउटलुक मिल जाता है फॉर देयर बिजनेस। तो मैं इस स्पेस में काफी फोकस्ड हूँ, कंपनियों को देख रहा हूँ। दिस इज वन। सेकेंड, एक ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री छोड़ के एक सिंपल चीज बताऊं आपके निवेश आपके दर्शकों को, कि इस मंदी में आप वो शेयर ना लें या ना रखें जो ज्यादा घट रहे हो। यू हैव टू बाय स्ट्रेंथ। ये कभी भी गलती ना करें। दैट इज व्हाई रिटेल इन्वेस्टर्स नेवर मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज दे ऑलवेज बाय द वीकेस्ट स्टॉक्स। And professional investors know that buying the weakest stocks is a one-way ticket to bankruptcy. Banks financial तो मैं बिल्कुल 2-2.5 साल से कह रहा हूँ कि इस सेक्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। सब लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए मेरे साथ, फंड मैनेजर, ब्रोकर, सबने। मैंने कहा कि इस सेक्टर की जो बेस्ट डेज है वो ये बेसिकली बेस्ट बिफोर डेट के पास्ट हो गया ये सेक्टर। और आप कोई भी बैंक उठा लें, कोई भी स्टॉक उठा लें, इसमें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली मंदी है। तो क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहे, स्ट्रेंथ को बाय करें, गिरते स्टॉक्स में एवरेजिंग ना करें, और मेटल्स हो, बैंक्स, एनबीएफसीज हो, यहां से दूर रहने की सलाह है। चलिए फटाफट से आपके सामने मिड कैप्स का हाल भी ले आते हैं। आपने शंकर शर्मा को तो सुना, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अगर देखेंगे आज के सेशन में तो जो थोड़ी बहुत बढ़त हमने देखी थी वो पूरी तरीके से गवा चुका है। अब फ्लैट मिड कैप इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। अब पॉकेट्स ले आते हैं, पहले बैंक एनबीएफसीज ले आते हैं जहां पर बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक, बंधन बैंक, होम फर्स्ट फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, L&T फाइनेंस, यहाँ पर तेजी है। 2% से लेकर 3% तक का मूव इन स्टॉक्स में आपको दिखाई देगा। सिलेक्टिव बाइंग है, दिग्गज बैंक एनबीएफसीज नहीं चल रहे हैं, मिड कैप्स में थोड़ी खरीदारी है। एनर्जी स्टॉक्स में दबाव है। चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हावी हुई है लगातार चलने के बाद। एमआरपीएल 2% नीचे, आईओसी ऑयल इंडिया भी 2-2.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखेंगे। आईटी में शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट के सहारे एक तेजी बनती हुई दिखी है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो सास्किन, बिरला सॉफ्ट, L&T इन्फो, L&T टेक, यहाँ पर 2% से लेकर 3.5% तक का मूव है आज के सेशन में। फार्मा में बाइंग इनफैक्ट दिख रही है। ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, डिवीज लैब, यहाँ 1% से लेकर 2.5% के मूव्स आज के सेशन में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ और पॉकेट्स जो स्ट्रेंथ दिखा रही है मिड कैप्स में, शुगर स्टॉक्स हैं। रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, EID पैरी 2% ऊपर है। पावर में अदानी पार, टोरेंट पार, टाटा पार आपको मजबूत दिखाई देंगे आज के सत्र में। और इसके अलावा कुछ और गेनर्स देखेंगे तो रियल्टी पैक से ओबरा रियल्टी, BEL, नाम इंडिया, SRF, कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम आपको तेजी की तरफ दिखाई देगा। गावा साहब संक्षेप में एक ऑरबिंदो फार्मा पर अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि फार्मा में स्ट्रेंथ दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जिनके पास भी खरीदारी की पोजीशंस हो वो क्या अभी होल्ड रखें? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए आज का जो 2-3 दिन का जो लो है उससे लो पर ट्रेड कर रहा है ऑरबिंदो फार्मा। किसी के पास है तो वो स्टॉप लगाना पड़ेगा उनको, और वो होना चाहिए करीब 520 का, 515 का स्टॉप होना चाहिए। अगर 515 बीच हो जाता है तो एग्जिट। अपसाइड में ऑरबिंदो फार्मा में 550, 560 में थोड़ी रेजिस्टेंस है, वहां पर इनको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑरबिंदो फार्मा का वीक है। ठीक है, तो 515 एक सपोर्ट, और वो ब्रीच हो तो निकल जाइए, तेजी की पोजीशंस हो ऊपर की तरफ 550, 560 जाने की कोशिश के स्टॉक कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर की बात करते हैं। दरअसल जून के पहले हफ्ते में फ्यूल डिमांड एकाएक बढ़ने के चलते देश के कुछ हिस्सों में डीजल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तेल कंपनियों के सूत्रों के मुताबिक मई के मुकाबले जून में डीजल की डिमांड लगभग दोगुनी हो गई है, जिसके चलते सप्लाई में कमी की समस्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान या फिर गुजरात में BPCL और HPCL के कुछ फ्यूल पंप्स पर डीजल नहीं मिलने की खबरें भी आई थी। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी हैं और इस खबर के मायने समझाने के लिए हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, पहले तो आप बताइए डीजल सप्लाई में दिक्कतों को लेकर क्या-क्या खबरें आपको मिल रही हैं फिलहाल? देखिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सोर्सेज हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए ये सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि ये डिलेड सप्लाई है। दरअसल इस वक्त जो अगर हम पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग जो डीजल के, खासतौर से डीजल के जो मांग है
मांग वृद्धि दर में लगभग दोगुने का इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं वो कंपनियों के सामने आ रहे हैं और इसी वजह से कहीं कहीं पर सप्लाई में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किसी पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिल रहा है। खासतौर से राजस्थान और गुजरात में ऐसी शिकायतें कई पेट्रोल पंपों से कंज्यूमर्स की तरफ से आई हैं। तो कुल मिलाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, ऑफिशियली कहा जा रहा है कि देश में सप्लाई शॉर्टेज नहीं है और वो लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं कि हर जगह देश के हर हिस्से में अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं डिलेड सप्लाई हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि अगर अप्रैल मई जून का आंकड़ा देखें तो लगभग बीपीसीएल, एचपीसीएल और प्राइवेट जो रिटेलर्स हैं उसमें करीब जो डिमांड ग्रोथ थी करीब 43-45% के आसपास थी। वो डिमांड ग्रोथ जून में बढ़कर 96-97% हो गई है और इसी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको फ्यूल सप्लाई करने में एक दिक्कत आ रही है और वो भी खासतौर से लॉजिस्टिक्स की वजह से। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है और सरकार की तरफ से भी पहले कई बार कहा जा चुका है कि देश में कोई फ्यूल सप्लाई शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल पूरी मात्रा में मौजूद है, इसलिए किसी को भी इस तरह की पैनिक रहने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अभी तक जो बात निकल के आई है फ्यूल सप्लाई शॉर्टेज को लेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से। नीरज जी, आपने सुना आलोक को, आलोक ने साफ कहा कि सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई डिलेड है। तो आप कैसे समझाना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन को, पहली चीज, और अगर ये डीजल की जो कमी की बात सामने आ रही है, ये क्या सिर्फ सीजनल है या वाकई कुछ चिंता की बात है? नहीं, इसमें चिंता की बात नहीं है, ये एक सीजनल इम्पैक्ट ज़्यादा है। हिस्टोरिकली जो गर्मी का महीना होता है जून वाला और मई आखिरी से, इसमें डिमांड सर्ज होती है, दो रीज़न से होती है। एक तो आपको हीट की वजह से आप बहुत जगहों पे डीजल की डिमांड बढ़ती है जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा यहाँ से जाते हुए धान की बुआई देश भर में शुरू होती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कोविड से निकलने के बाद अचानक से डिमांड सर्ज आया है, क्योंकि बहुत जगहों पे पावर के लिए भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, जेनसेट के लिए भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में डीजल का इस्तेमाल होता है। तो डीजल की जो डिमांड अभी आलोक ने समझाई है एग्जैक्टली यही है कि बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है। मंथ ऑन मंथ भी आप डेटा देखें, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर ना करें तब भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ डीजल की देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण ये है कि आपको शॉर्ट सप्लाई होती हुई दिख रही है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप जून के एंड तक पहुँचेंगे, यानी यहाँ से 10 दिन बाद आप देखेंगे अचानक से आपको डीजल की डिमांड में कमी दिखेगी, क्योंकि जैसे बारिश एक बार तेज़ी से शुरू हो जाती है तो डीजल की डिमांड सीजनली हमेशा कम रहती है, यानी उसका जो ग्रोथ नंबर भी आता है जुलाई अगस्त का वो कम होके आता है, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन OMCs की तरफ से दिया जा रहा है वो इस लिहाज से ठीक माना जाना चाहिए कि सप्लाई कंस्ट्रेंट से ज़्यादा इशू है डिमांड सर्ज का, इसलिए आपको दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे ही थोड़ा 10-15 दिन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे डीजल की डिमांड गिर गई है। वो एक्चुअली गिरती नहीं, वो सीजनली हमेशा गिरती है जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं है, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हुई है, प्लस थोड़ी सी डिले हुई है सप्लाई, जिसके कारण ये दिक्कतें हैं। अगले कुछ दिनों में सिचुएशन बेहतर होते हुए दिखाई देगी। शुक्रिया आलोक और नीरज जी, आप दोनों का है इस खबर को बताने के लिए, खबर के मायने समझाने के लिए। बाजार दायरे में ट्रेड करता हुआ निफ्टी फिर से निचले स्तरों से थोड़ा ऊपर आते हुए, लेकिन अभी भी लाल निशान में। इंडेक्स के मोमेंटम के हिसाब से फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि 15,770 के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि CNBC आवाज की खबर पर मोहर लग गई है। आज कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दे दी है और इस खबर पर और डिटेल्स लेकर असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का रास्ता फाइनली साफ होता हुआ दिख रहा है, क्या है डिटेल्स? जी, सही कहा आपने। टेलीकॉम कंपनियां काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि कब सरकार जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करे और वो स्पेक्ट्रम खरीद करके सेवाएं देने की शुरुआत जो करे, तब उनको हरी झंडी जो है मिल गई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कैबिनेट ने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी है। सरकार आज ही कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करेगी। तो 9 स्पेक्ट्रम बैंड है जिनको कि सरकार जो है ऑप्शन करने जा रही है। करीबन 5 लाख करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम की कीमत जो है वो है। तो सरकार जुलाई में स्पेक्ट्रम की नीलामी है वो करेगी। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनियां पहले से इसका ट्रायल जो है 5G सेवाओं का 16 सर्किल के अंदर जो है वो कर रही हैं। तो 16 शहरों के अंदर जल्दी आपको ये सेवाएं जो हैं शुरू होती हुई दिखाई देंगी। तो हमें लगता है कि अक्टूबर तक, यानी कि दिवाली तक, ग्राहकों को कई सर्किल के अंदर 5G सेवाओं का मौका इस्तेमाल करने का मौका जो है मिल सकता है और सरकार जो है जुलाई में स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो करेगी।
ठीक है, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 5G स्पेक्ट्रम का कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलते हुए, और आज से ही आवेदन मंगाने शुरू कर सकता है DOT, और जुलाई के सेकेंड वीक में ही नीलामी स्टार्ट हो सकती है। तो ये है पूरी डिटेल्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं। इस हफ्ते आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी, प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होटचंदानी और नलबंग सिक्योरिटीज की नीरव छेदा के बीच मुकाबला हो रहा है, और अब तक के रिटर्न की स्थिति लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले बदलाव आप नोट कर लीजिए। प्रदीप होटचंदानी ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं आयशर मोटर्स में। इनकी खरीदारी की कॉल थी 2820 के टारगेट्स के लिए, लेकिन इन्होंने 2752 के लेवल्स पर अपनी पोजीशन से एग्जिट किया है। कोई नया ट्रेड फिलहाल ऐड नहीं किया है, जब ऐड करेंगे तो डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे। रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो प्रदीप ही लीड कर रहे हैं 4% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर है नीरव छेदा, इनका पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न लैंड कर रहा है, और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए -2% के रिटर्न्स फिलहाल मेहुल के पोर्टफोलियो से आते हुए दिख रहे हैं। तो पहले पायदान पर प्रदीप होटचंदानी खिलाड़ी नंबर 1 में अब तक के रिटर्न के हिसाब से। चलिए गाबा साहब, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा को तो यहीं समेटेंगे। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे मिश्र धातु निगम के CMD डॉक्टर संजय कुमार झा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।